तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम ब्याक्युआ की आवाज सुनते हैं और वो कहता है कि डिजायर ही साइंस की ड्राइविंग फोर्स है। फिर वो सेंकु से कहता है कि अगर तुम इसके लिए सीरियस हो तो तुम साइंस के यूज से सब कुछ हासिल कर सकते हो। तुम स्टार्ट से पूरी सिविलाइजेशन बिल्ड करके ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो। वो कहता है कि सेंकु, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि सेंकु अनपेट्रीफाई हो जाता है और वह स्पेस को देखता है। फिर वो अपने स्पेस सूट से बाहर आ जाता है और फिर वो देखता है कि सिर्फ वो अकेला ही रिवाइव हुआ होता है। तो ये देखकर वो सोचता है कि कहीं रेजरेक्शन वॉच खराब तो नहीं हो गई। तभी उसे ज़ेनो की आवाज आती है और वो कहता है कि सेंकु, तुम अभी तक उठ चुके होगे। और फिर सेंकु समझ जाता है कि वो ज़ेनो ने किया होता है। फिर ज़ेनो कहता है कि स्पेस में लिक्विड फ्लो नहीं करता, तो पॉसिबिलिटी थी कि रिवाइवल फ्लूइड वर्क ना करे और इसीलिए मैंने तुम्हें बाकियों से कुछ समय पहले रिवाइव किया है। फिर ये देखकर गेन सोचता है कि ज़ेनो सेंकु के फादर ब्याक्युआ का फ्रेंड था, तो वह जरूर सेंकु को स्पेस में कुछ अकेला समय देना चाहता होगा। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली भी रिवाइव हो जाता है और वो भी अपने स्पेस सूट से बाहर आकर कपड़े पहन लेता है। और फिर ज़ेनो उनसे कहता है कि 20th सेंचुरी में कुछ ऐसे स्पेसशिप डिजाइन की गई थी जिनमें विंडोज नहीं थी, लेकिन पायलट्स ने उनको बॉयकॉट किया। आखिरकार स्पेस को अपनी आंखों से देखना एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो था। फिर स्टैनली उससे पूछता है कि हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, तो वो कहता है कि स्पेसशिप के बाकी के पार्ट्स को जोड़ने के प्रोसेस के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, तो हमने तुम्हें काफी ऑक्सीजन दी है और चाहो तो तुम एक और पर्सन को रिवाइव कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोहाको भी अनपेट्रीफाई हो चुकी होती है और वो स्पेस को देखकर काफी ज्यादा शौक और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सेंकु एक पैक्ड रामन में एक लिक्विड भरकर उसको तैयार कर लेता है और उन दोनों को खाने के लिए दे देता है। फिर वो उसको खाने लगते हैं और उनको वो काफी पसंद आता है। फिर कोहाको सेंकु से कहती है कि कुछ हजार साल पहले तुम्हारे फादर ब्याक्युआ ने भी स्पेस में यही खाया था। फिर वो सेंकु से पूछती है कि क्या वो स्पेस स्टेशन जिस पर वो थे वो अभी भी स्पेस में फ्लोट कर रहा है। तो सेंकु उसको बताता है कि कोई कंट्रोल करने वाला ना होने की वजह से वो एक टूटते तारे की तरह क्रैश कर गया होगा। फिर अगले सीन में हम स्टैनली को सेकंड मॉड्यूल यानी कि स्पेसशिप के सेकंड पार्ट को उनके स्पेसशिप से जोड़ते हुए देखते हैं और वो सक्सेसफुली दोनों पार्ट्स को जोड़ देता है। तभी ये देखकर कोहाको खुश हो जाती है, तो स्टैनली उससे कहता है कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, हमने अभी सिर्फ 2 मॉड्यूल्स को ही कनेक्ट किया है। फिर सेंकु कहता है कि लेकिन अभी के लिए ये सक्सेस ही है। और फिर हम अर्थ पर कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सेंकु शॉक होता है और कहता है कि ग्राउंड टीम का रिएक्शन काफी हल्का है, मुझे तो लगा था कि टाइजू अभी तक खुशी से पागल हो गया होगा। क्रो मुझसे कहता है कि क्या तुम्हें टाइजू के चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सेंकु शॉक हो जाता है और कहता है कि हम रेडियो से कुछ भी सुन नहीं पा रहे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोहाको बाहर जाकर स्पेसशिप के पार्ट्स को जोड़ती है और फिर वो देखती है कि थर्ड मॉड्यूल उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनके डॉकिंग मॉनिटर में कुछ एरर आ गया होता है। तो ये देखकर सेंकु कहता है कि स्पेसशिप के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। फिर कोहाको कहती है कि हम लगभग आधी स्क्रीन नहीं देख पा रहे, तो ऐसे में हम थर्ड मॉड्यूल को डॉक कैसे करेंगे, मतलब कि कनेक्ट कैसे करेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्टैनली सिर्फ अपनी स्किल के दम पर ही थर्ड मॉड्यूल को डॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सेंकु देखता है कि उस डॉकिंग मॉनिटर की वायरिंग में कुछ फंसा होता है और फिर वो उन्हें बताता है कि ये एक सिंगल ह्यूमन हेयर है और ये स्टार्ट से ही इस सर्किट में फंसा हुआ है और जब सेंकु ने उन्हें पेट्रीफाई किया था तो वो भी स्टोन का बन गया था। फिर ये देखकर सेंकु कहता है कि साइंस ट्रायल एंड एरर से ही प्रोग्रेस करती है। वो कहता है कि हमें रॉकेट में बैठने से पहले ही खुद को पेट्रीफाई कर लेना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि उस हेयर की वजह से उस सर्किट में ब्लास्ट हो जाता है और इससे वो डॉकिंग मॉनिटर पूरा खराब हो जाता है। फिर हम फोर्थ मॉड्यूल को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, तो ये देखकर स्टैनली सेंकु से पूछता है कि क्या इसे रिपेयर किया जा सकता है। तो सेंकु कहता है कि कैपेसिटर पूरा जल गया है, तो हमें पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट बदलना होगा, लेकिन उनके पास उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि वो फोर्थ मॉड्यूल खुद ही मूव कर रहा होता है, तो ये देखकर स्टैनली कहता है कि पक्का कोई अंदर होगा। फिर सेंकु कहता है कि फोर्थ मॉड्यूल एक लूनर मॉड्यूल है, तो टेक्निकली ये पॉसिबल है कि कोई अंदर हो। कोहाको कहती है कि इतना लापरवाह कौन हो सकता है। तो सेंकु कहता है कि इस पूरे स्टोन वर्ल्ड में ऐसा बेवकूफ सिर्फ एक ही है और वो र्यूसी होता है। और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हानादा ज़ेनो से पूछती है कि क्या वो तीनों समझ जाएंगे कि डॉकिंग र्यूसी करेगा, आखिर वो हमें सुन जो नहीं सकते। ज़ेनो से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तीनों वर्ल्ड के सबसे अच्छे एस्ट्रोनॉट्स हैं। फिर स्टैनली कहता है कि फोर्थ मॉड्यूल को डॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी सेंकु कहता है कि हाँ, उसमें रिएक्शन व्हील जो नहीं है। कोहाको पूछती है कि वो क्या है, तो सेंकु उसको बताता है कि वो एक ऐसी मशीन होती है जो स्पेसशिप के अंदर व्हील को स्पिन करती है ताकि वो स्पेसशिप का एटीट्यूड कंट्रोल कर सके। तभी वो देखते हैं कि र्यूसी फोर्थ मॉड्यूल को उनकी स्पेसशिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा होता है। तो ये देखकर ज़ेनो कहता है कि भला रिएक्शन व्हील के बिना वो उसे कंट्रोल कैसे कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि र्यूसी काफी तेजी से स्पिन कर रहा होता है और कहता है कि मैं ह्यूमन रिएक्शन व्हील हूँ, और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो फोर्थ मॉड्यूल को कनेक्ट कर देता है
और फिर र्यूसी भी उन तीनों के पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रांशा कहती है कि इस तरह की सिचुएशन के लिए मास्टर र्यूसी ने अपनी हार्ड ट्रेनिंग जारी रखी थी। फिर हम देखते हैं कि र्यूसी उनके लिए न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट लाया होता है और फिर सेंको उसे खराब वाले से रिप्लेस कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो रियलाइज करते हैं कि अब र्यूसी भी उनके साथ मून पर जाएगा और फिर वो कहता है कि अगर मैं खुद को पेट्रीफाई कर लूं तो तुम्हारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंको से कहता है कि तुम काफी ज्यादा जगह घेर लोगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 5th मॉड्यूल भी उनकी शिप में कनेक्ट हो जाता है और अब उनका डॉकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि सेंको अपने कपड़े पर E=mc² लिख लेता है और कहता है कि अब मून पर जाने का टाइम है। फिर जेनो हमें बताता है कि उनकी मून पर जर्नी के लिए हम कंट्रोल सेंटर को ट्रेजर आइलैंड से साइंस किंगडम में मूव करेंगे और हम वहाँ का नेविगेशन सिस्टम यूज करेंगे। फिर जेनो कहता है कि स्पेसशिप पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजने और रिसीव करने से हम ट्रांसमिशन टाइम के बेस पर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और इतना ही नहीं, हम डॉपलर इफेक्ट से स्पेसशिप की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी पोजीशन और स्पीड पता होने से उनके दूर होने पर भी हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओकियो ने बताता है कि अभी उनकी स्पेसशिप 38,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। फिर हम देखते हैं कि सेंको, कोहाको और स्टैनली पेट्रीफाई होते हैं और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो तीनों अनपेट्रीफाई हो जाते हैं और वो मून के काफी पास पहुंच चुके होते हैं और फिर हम देखते हैं कि मून को इतने पास से देखकर कोहाको शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हम गैन के हाथ में एक टूल सेक्सटेंट देखते हैं जिससे वो स्पेस में अपनी लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कि समझ सकते हैं। और फिर क्रोम कहता है कि स्वीका और मैंने ये टूल बनाया है। तभी जेनो कहता है कि ये काफी अच्छा टूल है और इसका यूज फर्स्ट अपोलो स्पेसक्राफ्ट में भी हुआ था। फिर हम देखते हैं कि कोहाको देखती है कि मून की जो साइड वो देख रही होती है उसमें काफी ज्यादा गड्ढे होते हैं, तो सेंको उससे कहता है कि मून की यही साइड हमेशा अर्थ को फेस करती है और उसकी दूसरी साइड काफी ज्यादा मैसी है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मीटराइट्स हैं जो मून ने अर्थ की तरफ जाने से रोके हैं। फिर र्यूसी उनसे कहता है कि अब जो मेंबर मून पर लैंड करेगा उसे डिसाइड कर लेते हैं। वो कहता है कि अगर कुछ गलत हो गया और ये हमारी 1 वे ट्रिप बन गई तो लूनर मॉड्यूल में 3 लोग फिट हो सकते हैं। सेंको उससे कहता है कि एक्सपर्ट साइंटिस्ट होने के नाते मैं यही रहूंगा, तो फिर र्यूसी उससे कहता है कि नहीं और फिर वो कहता है कि मैं कंपाउंड मॉड्यूल में रहूंगा। वो कहता है कि न्यू वर्ल्ड का साइंटिस्ट होने के नाते तुम्हें मून पर लैंड करना होगा। ये सुनकर कोहाको र्यूसी से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें मून पर चलने का ऑनर लेना है। तो वो कहता है कि मून पर जाना या कमांड मॉड्यूल को रन करना दोनों ही काफी इंपोर्टेंट जॉब है, लेकिन मैं वही करूंगा जो सबसे हटके होगा। फिर हम देखते हैं कि र्यूसी को कमांड मॉड्यूल में छोड़कर वो तीनों लूनर मॉड्यूल से मून पर उतरने लगते हैं और फिर तभी ज्ञान उनसे पूछता है कि जब तुम मून पर कदम रखोगे तो तुम्हारे पहले शब्द क्या होंगे। तो फिर हम देखते हैं कि वो सभी अपने अपने पहले शब्द बताने लगते हैं, लेकिन फिर सेंको कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। फिर वो कहता है कि लेकिन इस बार मून पर लैंड करने का हमारा गोल 20th सेंचुरी जैसा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लूनर मॉड्यूल मून पर लैंड कर जाता है और फिर सेंको कहता है कि मैनकाइंड के फ्यूचर के साथ हम न्यू साइंस की तरफ आगे बढ़ रही हैं और फिर ये कहकर सेंको जंप करके मून पर चले जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 11 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।